दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की नई सदस्य अनीता सेठी की लिखी कहानी जूनी। सूरज के सुर्ख गोले ने धीरे धीरे नीचे उतरने की सीढ़ी पर पहला कदम रख दिया और जंगल में चिनारों की परछाइयां लंबी होने लगीं। वहीं हरी घास और जंगली फूलों से ढकी उस पहाड़ी पर बहुत से बच्चे अपने अपने स्मार्टफोन पर नजर गड़ाए बैठे थे। अचानक 12 साल का कबीर जोर से चिल्लाया, आ गया आ गया। और देखते ही देखते सबके फोन ऑन हो गए और आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। कबीर की आवाज़ सुनकर खेल में मस्त उसकी छोटी बहन जूनी दौड़ कर आई और जोर से ताली बजाकर हंसने लगी। आखिर उसके भाई को इंटरनेट का सिग्नल सबसे पहले जो मिल गया था। जूनी थी तो 7 साल की, लेकिन हंसते हुए उसके छोटे छोटे दांत उसको अपनी उम्र से और छोटा दिखाते थे। अपने नाम के मायने की तरह उसका चेहरा पूरे चांद की तरह गोल था। हल्के हरे रंग की आंखें, छोटा सा माथा, खींचकर पीछे एक चोटी में बंधे सीधे नरम बाल और तीखी नाक के नीचे बस एक जरा सा तिल। हर साल उसके गालों का सुर्ख होकर फटना मतलब सर्दियों का आना। श्रीनगर के पास बारामूला के एक छोटे से गांव में रहती थी जूनी। पहले झेलम नदी के लकड़ी के पुल को पार करके सेबों के बाग तक कच्चा रास्ता था, जिसके दोनों तरफ बरसों से खड़े ऊंचे चिनार के पेड़ थे। उनके पत्ते पतझड़ में हरे से गहरे लाल और पीले रंग के होकर गिरते तो उस रास्ते पर जैसे आग का कालीन सा बिछ जाता था। इस रास्ते से आगे एक छोटी पहाड़ी को पार करने के बाद जूनी का गांव आता था। वहां पक्की सड़क भी नहीं थी और लैंडलाइन फोन तक अभी वहां नहीं पहुंच पाया था। पूरी वादी में झेलम के पानी का कल कल बहता शोर गूंज रहा था। नदी के एक तरफ घास का मैदान और दूसरी तरफ थोड़ी दूर पर यह पहाड़ी थी, जिसके 3 तरफ जंगल और एक तरफ से नीचे गांव में जाने की पगडंडी थी। उस नदी, उस पहाड़ी और उस जंगल से भी पीछे दूर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर सूरज की धूप चांदी के वर्क की तरह बिछी हुई थी। चलो भाई, बाबा बुला रहे हैं, फिर अंधेरे में मुझे डर लगेगा। जूही ने कबीर की बाह खींची। हाँ हाँ चलो। कबीर ने अपना फ़ोन बंद किया और चलने के लिए तैयार हो गया। गांव की पहाड़ी तक 2 किलोमीटर का रास्ता देवदार और चीड़ के पेड़ों की छाया से ढका रहता था। सर्दियों में इन्हीं देवदार की नीचे झुकी हुई टहनियों से गिरते बर्फ के टुकड़े लपकना बच्चों के लिए मौसमी खेल था। उसके आगे 1 किलोमीटर की चढ़ाई वाली पगडंडी के आसपास जंगली फूलों की भरमार थी, इसलिए उसका नाम गुल पहाड़ी पड़ गया था। कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो चुके थे। गांव में वो पहाड़ी ही एक ऐसी जगह थी जहां इंटरनेट का सिग्नल आता था। शिक्षा विभाग की तरफ से इस इलाके के बच्चों के लिए रोज शाम 4 से 5 के बीच अगले दिन के लेसन अपलोड किए जाते। बच्चे शाम को यहाँ आकर अपने माता पिता के स्मार्टफोन पर उनको डाउनलोड करते। हफ्ते में 2-3 दिन नीचे के गांव से मास्टर जी आकर बच्चों के सवालों के जवाब समझा कर जाते थे। इस तरह गुल पहाड़ी बच्चों के लिए रोज मिलने, खेलने, बातें करने की एक सुकून देने वाली जगह बन गई थी। लेकिन आसपास घना जंगल होने की वजह से कोई भी बच्चों को वहां 6 बजे के बाद अकेला नहीं रहने देता। सभी बच्चे अपनी माँ और भाई बहनों के साथ आते, लेकिन कबीर और जूनी अपने बाबा के साथ आते थे। जूनी सोचती काश वो भी माँ के साथ आ पाती, लेकिन उसकी माँ तो इस दुनिया में थी ही नहीं। बड़े से बड़े दुख के बाद भी मन खुश रहने की वजह ढूंढ ही लेता है, लेकिन अक्सर कोई छोटी सी कमी हमेशा फांस की तरह चुभती रहती है। जूनी की पैदाइश के बाद ही उसकी माँ ऊपर बादलों में चली गई थी, जहां से कोई वापस नहीं आता। जूनी ने अपने नन्हे से मन को इस बात से बहला लिया था, लेकिन उसकी माँ कैसी दिखती थी ये सवाल उसके मन में हमेशा खलबली मचाता रहता था, क्योंकि उसके पास माँ की कोई तस्वीर भी नहीं थी। वो सबसे अपनी माँ को लेकर सवाल किया करती थी। जब भी वो कबीर से पूछती तो वो उसे कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि उस वक्त वो बस 5 साल का था और अब वक्त गुजरने के साथ साथ वो याद भी एक धुंधली सी परछाई बनती जा रही थी।
कबीर थोड़ा मस्तमौला था। अब वो अपनी पढ़ाई, खेल कूद और दोस्तों में खुश रहना सीख गया था, लेकिन जूनी के पास अपनी माँ की कोई छवि या धुंधली सी याद भी नहीं थी। माँ तो सबकी सुंदर होती है, लेकिन उसे हमेशा ये लगता था कि उसकी माँ सबसे सुंदर थी, क्योंकि उसकी सहेली शीन ने बताया था कि सिर्फ सबसे सुंदर लोग ही ऊपर बादलों में जाते हैं। क्या वो कशिफा की अम्मी की तरह ऊंचा बोलती थी? उसके पूछने पर बाबा कहते, अरे नहीं, वो तो बिल्कुल धीमे बोलती थी। जूनी फिर पूछती, क्या वो आदिल की अम्मी की तरह गुस्से वाली थी? बाबा का जवाब होता, नहीं, उसे तो गुस्सा बिल्कुल नहीं आता था। तो क्या उसकी आंखें छोटी छोटी थीं जैसे शीन की अम्मी की हैं? उसके पूछने पर बाबा कहते, नहीं, उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी थीं, झील जैसी। जूनी झट से कहती, बस, फिर तो वो बिल्कुल मेरे जैसी थी। और बाबा हंस पड़ते। अपनी पत्नी के जाने के बाद बड़े प्यार से वो अपने बच्चों को पाल रहे थे। 2 एकड़ जमीन पर हर मौसम के फल और सब्जियों की पैदावार आसपास के गांवों में बेचकर उनका गुजारा ठीक चल रहा था। लेकिन बच्चों के लिए वो और जमीन खरीदना चाहते थे। ये उनकी पत्नी की भी ख्वाहिश थी। वो पत्नी जिसकी याद उनको जूनी रोज करवा देती थी। रात को सोते वक्त जूनी बाबा के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से कहती, बाबा, बाबा वो वाला गाना सुनाओ ना। बाबा जानबूझकर रोज पूछते, कौन सा वाला गाना? जूनी अपने हाथों से उनका मुंह अपनी तरफ घुमाकर कहती, वो पहला पहला प्यार वाला गाना जो अम्मी गाती थी और उसकी अम्मी भी गाती थी, सुनाओ ना बाबा। और फिर बाबा वो पुराना फिल्मी गाना पहले हिंदी में गाते और फिर उसी की तर्ज पर कश्मीरी गाना गाते, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। मम्मी मम्मी मोय मामार बेहे चस्सै शर्मसार, अजिक लड़क गमित खार, यमहा करन ओरे प्यार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। गाना सुनते सुनते जूनी की आंखों में नींद के साथ साथ अनदेखी माँ की तस्वीर छा जाती, जिसके चेहरे पर हमेशा धुंध का पर्दा पड़ा रहता। जूनी तो सो जाती, लेकिन बाबा बहुत देर तक वही गाना गुनगुनाते हुए अपनी सितारा को याद करते रहते। जूनी की हर बात, हर उलझन का जवाब बाबा के पास था, लेकिन कुछ सवाल उन्हें भी लाजवाब कर जाते थे। उस शाम को बाबा ने साग चूल्हे पर चढ़ाया ही था कि जूनी एकदम से भागी भागी आई और उनका कंधा पकड़कर हिलाते हुए जोर से चिल्लाई, बाबा, तस्वीर तस्वीर कहाँ है बाबा? उसका चेहरा लाल हो रहा था, सांस तेज चल रही थी, माथे पर पसीना और आंखों में अजीब सी चमक थी। अरे अरे, सांस लो बच्ची, क्या हो गया? कहते हुए बाबा ने साग की देगची उतार कर एक तरफ रखी और मचलती हुई जूनी का हाथ पकड़कर पूछा, कौन सी तस्वीर? जूनी ने हांफते हुए जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया, मैं वो शीन के पास उसके बाबा की तस्वीर है, वो भी ऊपर चले गए बादलों में। वो मुझे बता रही थी कि जो लोग मर जाते हैं वो घर में अपनी तस्वीर छोड़ के जरूर जाते हैं। सच्ची बाबा, उसने मुझे दिखाई भी थी। अब तुम बताओ ना, अम्मी की तस्वीर किधर है? वो भी तो ऊपर चली गई, वो अपनी तस्वीर तो यहाँ घर पे छोड़ के गई होगी। दिखाओ ना, मुझे दिखाओ ना बाबा। मेरे पास तो उसकी कोई तस्वीर नहीं है। बाबा ने जूनी को गोद में बिठाकर प्यार से उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे समेटते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो बाबा, मुझे तस्वीर देखनी है, बस देखनी है। मचलती हुई जूनी गोद से उतरकर उनका हाथ खींचते हुए बोली, जरूर तुमने उसे अपने संदूक में रखा है, दिखाओ ना। मेरे पास नहीं। कहते कहते बाबा एकदम रुक गए। उन्होंने एक नजर जूनी को देखा, फिर कोने में रखे संदूक को, फिर कमर पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगे। जूनी ने उनका हाथ पकड़कर खींचा और जोर से बोली, बाबा। हाँ हाँ, रुको तो। कहते हुए उन्होंने संदूक खोला और कपड़ों को इधर उधर करते हुए कुछ ढूंढने लगे। जूनी एकदम सांस रोककर अपनी आंखों से उनके हाथ का पीछा करती रही। आखिर बाबा ने एक छोटा सा अखरोट की लकड़ी का नक्काशीदार डिब्बा निकाला और वहीं फर्श पर बैठकर जूनी को भी अपने पास बिठा लिया।
एक हाथ में डब्बा पकड़कर दूसरे हाथ से जूनी का सर सहलाते हुए बोले, मेरे पास तेरी अम्मी की कोई तस्वीर नहीं है, पर उसकी एक और चीज़ है जो उसको बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने डिब्बा खोला तो उसमें गुलाबी रंग के कुछ मोती, शगुन में देने वाले सुंदर तरीके से मुड़े हुए 10 के 2 नोट और एक तह किए हुए कागज़ के अलावा चांदी का एक सुंदर सा माथे पर सजाने वाला गहना था, जिसके सिरे पर चांदी की पतली पतली पत्तियां और लाल रंग के मोती लटक रहे थे। बाबा ने उसे उठाकर जूनी के माथे पर लगाया और बोले, तेरी अम्मी को ये जिगनी बहुत पसंद थी, इसे ऐसे माथे पे पहनते हैं। जूनी के हाथ उस जिगनी को सहलाते रहे, फिर उसे अपने माथे से लगाकर काफी देर तक वो शीशे में देखती रही। शायद अपनी अम्मी का जिगनी पहने हुए चेहरा अपने चेहरे में ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद बाबा ने देखा वो वहीं सो गई थी। उन्होंने उसकी नन्ही हथेलियों से जिगनी लेनी चाही तो उसने नींद में ही मुट्ठी जोर से कस ली। उसकी माँ की एक छोटी सी चीज ने उसे कितनी खुशी दे दी थी। उसकी नजरों में उसकी माँ दुनिया में सबसे खूबसूरत थी और उसकी जिगनी शायद उससे थोड़ी कम खूबसूरत। अब जूनी ने इस थोड़ी सी कमी पर समझौता कर लिया था। माँ नहीं, उसकी तस्वीर नहीं तो उसका गहना ही सही। जूनी की छोटी सी दुनिया में ये नेमत भी बहुत बड़ी थी। उसका वो खजाना उसके हाथों से लेने की बाबा की हिम्मत नहीं हुई। उसे बिस्तर पर लिटाकर बाबा डिब्बा बंद करने लगे तो नजर कागज पर पड़ी। सोच में पड़ गए कि इसमें उन्होंने क्या रखा था। खोलकर देखा तो किसी भारत स्टूडियो का कार्ड था जिस पर श्रीनगर का पता और फोन नंबर था। पहले तो कुछ याद नहीं आया, लेकिन फिर एकदम से ऐसा लगा जैसे सामने का पर्दा हटा और उनकी पत्नी ढेर सारे फूलों की कतारों के बीच में अपना वही सबसे सुंदर लाल फेरन और सफ़ेद सलवार पहने, अपने सारे चांदी के जेवर, ये जिगनी, कान में बालियां, हाथ में लकड़ी और पेपिये मैशे की रंग बिरंगी चूड़ियां और होठों पर वही शर्मीली मुस्कान सजाए खड़ी हैं। बाबा का वो छोटा सा मामूली कमरा जैसे श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के पीले, लाल, सफ़ेद और बैंगनी रंग के फूलों से भर गया। आज इतने साल बाद भी बाबा महसूस कर रहे थे अपनी सितारा और उन फूलों की मिली जुली खुशबू को। याद आ रहा था उन्हें 8 साल पहले का वो दिन जब सितारा की सालगिरह पर वो पूरे 300 रुपये खर्च करके उसे श्रीनगर घुमाने ले गए थे। पहली बार डल झील में हाउस बोट और शिकारा देखकर कितना खुश हुई थी वो। फिर वहीं पर घूमते हुए फोटो स्टूडियो वाले लड़के से सितारा ने फूलों के बीच में फोटो खिंचवाई थी। फोटोग्राफर ने उनको फोटो भेजी भी थी। बड़े शौक से उसे सब लोगों को दिखाने के बाद उन्होंने उसे संभालने के लिए इसी संदूक में रखा था, पर शायद इसकी सफाई करते वक्त उन्हीं से वो लिफाफा गुम हो गया। जिस पत्नी को हमेशा के लिए अपने पास सहेज कर रखना उनके बस में नहीं था, काश उसकी तस्वीर को ही संभाल लिया होता। अपने लिए ना सही, जूनी के लिए ही। पर तब क्या पता था कि उनकी सांसें इतनी ही हैं और जूनी कभी अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देख पाएगी। एक ठंडी सांस भरते हुए बाबा कार्ड को वापस डिब्बे में रखते रखते रुक गए। एक नजर भरकर सोती हुई जूनी के चेहरे को देखा और फिर उस कार्ड को। कुछ देर खड़े सोचते रहे। फिर वो कार्ड अपने कुर्ते की जेब में रखकर डिब्बा वापस संदूक में रख दिया। अगले दिन जीप में श्रीनगर तक सवारियां ले जाने वाले अब्दुल के हाथ में फोटोग्राफर का कार्ड थमा दिया। एक कागज पर तस्वीर खिंचवाने की तारीख भी लिख कर दे दी। आखिर सितारा की सालगिरह की तारीख वो कैसे भूल सकते थे। मन के किसी कोने में एक झिझकती हुई सी उम्मीद सर उठा रही थी, शायद वो नेगेटिव मिल ही जाए। अपनी पत्नी की छवि अपने दिल, अपनी आंखों में बसाए उन्होंने इतने साल गुजार दिए थे। उसे याद रखने के लिए उसकी तस्वीर का होना उनको कभी जरूरी नहीं लगा। लेकिन अब अपनी इस मासूम सी नासमझ बच्ची जिसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, उसको कैसे बहलाए। उसकी नन्ही सी चाहत को पूरा करने के लिए वो क्या कुछ ना कर गुजरे।
अपने बच्चों की खुशी के लिए कभी कभी हम हर आजमाइश की हद को पार करने की हिम्मत कर लेते हैं जो जो शायद अपने लिए करने का कभी सोचा भी ना हो। उस दिन जब गुल पहाड़ी पर जाने का वक्त हुआ तो जूनी टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी बारी बारी कभी एक तो कभी दूसरे पैर पर फुदकती हुई जल्दी जल्दी आगे चल रही थी। वो अपने आप से बातें करती हुई, आंखों को गोल घुमाती हुई, बार बार अपने फेरन की जेब में हाथ डालकर कुछ टटोल रही थी। बाबा समझ गए कि उसकी जेब में उसकी अम्मी की वही जिगनी है जो कल से अपने साथ लिए घूम रही है। पर वो इसे यहाँ क्यों ले आई है? शीन, आदिल, आयशा, देखो मेरे पास क्या है। वहां पहुंचते ही जूनी ने अपने साथियों की तरफ दौड़ लगा दी। बाबा ने देखा वो सबको जिगनी दिखा रही थी। उसके मुंह से बार बार अम्मी की है, मेरी अम्मी की है सुनकर सबने उसे घेर लिया। वो उस जिगनी को अपने माथे से लगाकर सबको दिखा रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक देखकर बाबा को कुछ सुकून मिला, पर जूनी की आंखों की चमक और बाबा का सुकून पल में हवा हो गया। आज शीन अपने बाबा की तस्वीर सबको दिखाने लाई थी। अब सभी बच्चे जूनी को छोड़कर शीन के बाबा की तस्वीर देखने लगे, जिसमें उन्होंने सर पर एक सुंदर सी पगड़ी बांधी थी और काला पठानी सूट पहना हुआ था। सब बच्चों को शीन के इर्द गिर्द देखकर जूनी का मन जाने कैसा हो आया। कुछ देर तो वो सबके साथ मिलकर उस तस्वीर को देखती रही, लेकिन फिर रहा नहीं गया तो वो वहीं घास पर बैठे बाबा के पास चुपचाप आकर बैठ गई। भर्राए हुए गले से पहले तो कुछ आवाज ही नहीं निकली। फिर बाबा की पीठ पीछे जाकर उनके कंधे पर सर रखकर रुआंसी होकर बोली, घर चलो बाबा, अंधेरा हो रहा है, फिर मुझे डर लगता है। बाबा ने बिना पीछे मुड़े हंसकर कहा, अरे अभी तो आए हैं, कबीर का काम तो हो जाने दे। नहीं, तुम बस घर चलो, मुझे उस बालू से भी डर लगता है, भाई शिबू के साथ बाद में आ जाएगा, उसने धीमी आवाज में कहा। बाबा उसकी आवाज में छुपी तकलीफ से अनजान नहीं थे, सो बोले, अच्छा चलो, मेरे कंधे से तो उतरो, नहीं मुझे उठा कर ले चलो, मेरे पैर में दर्द है। जूनी के होंठ धीरे धीरे कांप रहे थे। बाबा ने देखा तो चुपचाप उसे अपनी पीठ पर चढ़ाया और उसकी बाहें अपने गले में डाल दी। उसके दोनों पैर अपने पेट पर टिकाकर कबीर को हिदायत देकर नीचे चल पड़े। बाबा को लग रहा था कि जूनी के मन में तस्वीर को लेकर जो हलचल उठी है उसे दबने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन फिर वो पहले की तरह मस्त हो जाएगी, भूल जाएगी अपना दुख। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन जूनी ने गुल पहाड़ी पर जाने से मना कर दिया। बाबा ने कबीर को शिबू और उसके बड़े भाई के साथ भेज दिया। शाम भर जूनी अपनी लकड़ी की रंगीन गोटियों के साथ अकेली गीटे खेलती रही। रात के लिए जूनी का मनपसंद दम आलू और पुलाव पकाते पकाते बाबा उसे बीच बीच में देखते रहे, लेकिन कुछ बोले नहीं। वो जानते थे कि हर कमी लफ्जों से पूरी नहीं की जा सकती। रात को अब्दुल ने आकर खबर दी कि इतनी पुरानी तस्वीर का नेगेटिव मिलना मुश्किल है, लेकिन वो फोटोग्राफर कल उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। अगर मिल गया तो उसकी फ़ोटो बनाकर मैसेज पर भेज देगा। पिछली रात को जूनी बेचैन थी और आज रात बाबा को चैन नहीं था। उम्मीद से भरा मन हर सवाल का जवाब ढूंढकर खुद को बहलाता रहता है। बाबा भी किसी तरह 3 बजे तक खुद को बहलाते रहे। आज जूनी भी चलने को तैयार हो गई। रास्ते भर वो बाबा को आदिल की नई बिल्ली के बारे में बताती रही। वो कैसे मज़े से दूध पीती है, कैसे अपनी दुम हिलाती है। उसकी बातों में बीच बीच में किसी न किसी बच्चे की अम्मी का जिक्र भी आता रहा, लेकिन बाबा बस हाँ हूँ में सर हिलाते रहे। उनका मन तो जल्दी जल्दी पहाड़ी पर पहुंचकर फ़ोन पर तस्वीर ढूंढने का कर रहा था। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने कबीर से मैसेज देखने के लिए कहा। सिग्नल तो आ गया था, लेकिन कोई मैसेज नहीं था। फिर कबीर ने अपना लेसन डाउनलोड करना शुरू कर दिया। जूनी अपने साथियों की टोली में चली गई। आज इंटरनेट भी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। पहाड़ी के एक कोने से सूरज कुछ जल्दी ढलने लगा था और अंधेरा भी अपने पैर पसार रहा था। कबीर का काम पूरा होते होते जूनी भी आकर घर जाने की जिद करने लगी। बाबा भी कुछ देर और वहां रुकना चाहते थे।
आज जूनी से ज्यादा उनको जूनी की माँ की तस्वीर देखने की बेसब्री थी। कुछ और देर रुककर बड़े बुझे मन से एक हाथ कबीर के कंधे पर रखकर और दूसरे हाथ से जूनी का हाथ पकड़कर बाबा नीचे जाने के लिए मुड़े कि तभी एकदम से कबीर के हाथ में पकड़े फोन की स्क्रीन रोशन हो गई। कबीर ने ऑन करके देखा तो एक मैसेज था। कबीर ने सवालिया नजर से बाबा की ओर देखा। बाबा ने हाँ में सर हिला दिया। इंटरनेट का गोला धीरे धीरे घूमने लगा और फिर स्क्रीन पर उन्हीं फूलों की कतारों के बीच लाल और सफ़ेद रंग की पोशाक और चांदी की जिगनी से सजी सितारा की तस्वीर चमकने लगी। बाबा कुछ पल के लिए निहारते रहे अपनी पत्नी को, जो कबीर और जूनी की अम्मी होने के पहले उनकी सितारा थी। इससे पहले कि आंखें भर आती, जूनी को गोद में उठाकर वो फोटो दिखाकर बोले, जूनी, जूनी देखो, ये है तुम्हारी अम्मी की तस्वीर। कबीर के चेहरे पर भी उस भूली बिसरी याद को सामने देखकर मुस्कुराहट आ गई। जूनी की आंखों में हैरानी, खुशी और न जाने क्या दौलत पा जाने की चमक थी। फोन को हाथ में पकड़कर वो देखती रही काफी देर तक अपनी अम्मी को। अपने हाथ फेरती रही उसके चेहरे पर। फिर उसने चूम लिया उस फोटो को। उसका मन किया कि वो खड़ी रहे उस गुल पहाड़ी पर हमेशा के लिए, वहां जहां उसने पहली बार अपनी अम्मी को देखा था। होता रहे अंधेरा, आ जाए चाहे भालू, अब जूनी को किसी चीज से डर नहीं लगेगा। अब उसके पास उसकी अम्मी जो थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।